इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ के को। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ओके, तीन किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर सबसे पहले क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, एंड होल्डर का मतलब होता है हु होल्ड्स। सो एनी वन, क्या डेफिनेशन बनेगी स्टेक होल्डर की? एनी वन हु होल्ड्स इंटरेस्ट in your organization. Anyone who holds interest in your organization is your stakeholder, is your interest holder. अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। अब फर्क क्या है इन तीनों में? इंटरनल स्टेक होल्डर्स, विद द नेम इट्स वेरी मच क्लियर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन एग्जिस्ट कर सकता है? आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, आपकी जो कमेटीज़ वगैरह होती हैं उनके मेंबर्स, एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स वो हो सकते हैं, आपके चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जेक्टिव, ये सारे के सारे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। आपके सुपरवाइज़र हैं, आपका स्टोर स्टाफ है, आपका मेंटेनेंस स्टाफ है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये होंगे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। फिर होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, वो जो आउटसाइडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करती है। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी हो सकती है, जनरल पब्लिक हो सकती है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। फिर होते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी न किसी एक्टिव रिलेशनशिप में होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन अ डेली बेसिस या रूटीन बेसिस ये डील कर रहे होते हैं, होते ही एक्सटर्नली हैं बट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कस्टमर, कस्टमर आपका एम्प्लॉय तो नहीं होता, कस्टमर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है बट वो आपके साथ रिलेशनशिप में होता है। कैसे रिलेशनशिप में होता है? कि वो आपसे गुड्स परचेज कर रहा होता है, आपको पेमेंट्स कर रहा होता है, आपसे क्रेडिट नोट्स मंगवा रहा होता है या डेबिट नोट्स मंगवा रहा होता है, आपसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मंगवा रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप में होता है बट ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह सप्लायर, सप्लायर भी आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एग्जिस्ट करता है बट अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप में होता है। कैसे? आपसे गुड्स बाय कर रहा है, ठीक है, आपको वो पेमेंट्स भेज रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो भी कनेक्टेड हो सकती है। कैसे? है तो ये एक्सटर्नल, यहाँ एग्जाम्पल में हमने देख लिया, बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने हर साल या हर क्वार्टर के बाद आपसे टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितना आप प्रॉफिट कर रहे हो, ताकि उस हिसाब से वो लोग आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। इसी तरह बैंक्स, बैंक्स आपको लोन देते हैं। अब बैंक्स भी आपके एम्प्लॉय तो नहीं है, बैंक्स भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं बट ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं। क्यों? वो आपको लोन देते हैं, वो आपसे उस लोन पे इंटरेस्ट कलेक्ट करते। अब ऐसा बैंक है जिससे हमने लोन नहीं लिया हुआ, हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, वो तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होगा। लेकिन कोई ऐसा बैंक जिससे हमने लोन भी लिया हुआ है तो वो एक्सटर्नल भी होगा और कनेक्टेड भी होगा। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर्स, आपकी कंपनी के जो मालिक होते हैं। अब जो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वहां पर जैसे मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एप्पल कंपनी के शेयर्स बाय करूँ, तो मैं क्या करूँगा? ऑनलाइन जाऊँगा, थोड़े से पैसे दूंगा, उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लूँगा, तो मैं उनका शेयर होल्डर बन जाऊँगा, मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊँगा। बट स्टिल मैं कंपनी में काम तो नहीं कर रहा, मैं शायद कभी पूरी ज़िंदगी अपनी कंपनी में जाऊँ ही नहीं, क्योंकि
मैंने कितने का शेयर लिया होगा, 500 का, $1000 का, $2000 का, थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं जाऊं उनको कहूं कि मैं इस कंपनी का पूरा मालिक हूं, नहीं, मेरी ओनरशिप होगी 0.00001% में भी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं हूं तो एक्सटर्नल, बट मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं उनका ऑनर हूं, बेशक बहुत छोटे अमाउंट से ऑनर हूं, बट ऑनर तो हूं। तो मैं क्या हूंगा, कनेक्टेड स्टेक होल्डर हूंगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि शेयर होल्डर्स जो हैं, क्योंकि ये कंपनी के मालिक हैं, तो इसलिए ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। जहां पर छोटी कंपनीज की बात होती है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, वहां तो वो इंटरनल है। लेकिन जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं, जिन्होंने ऑनर्स ने शेयर्स बाय किए होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। अब कनेक्टेड हमको क्यों कहते हैं, इसलिए कि हैं तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, लेकिन उन्होंने कंपनी के साथ रिलेशनशिप में है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी से डिविडेंड्स ले रहे हैं साल के साल। तो ये शेयर होल्डर्स भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स ही होते हैं, ये इंटरनल नहीं होते। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखते हैं। जे वर्क्स फॉर अ टॉय कंपनी कॉल्ड केको। तो वो एक टॉय कंपनी में काम कर रही है, वो एम्प्लॉय है उस कंपनी की। तो जे जो है ये कौन सा होगा, इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड या एक्सटर्नल? इंटरनल। सो जे जो है ये तो डिसाइड हो गया कि इंटरनल स्टेक होल्डर है। और भी देखते हैं। शी टेलीफोन्स मैरी एट पीको, पीको दूसरी कंपनी है, तो वहां पे उसको टेलीफोन कर रही है ऑन अ डेली बेसिस टू ऑर्डर पार्ट्स। एंड अब ये जो है मैरी, ये पीको में काम कर रही है। अब मैरी जो है ये कौन सी स्टेक होल्डर है, कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये एक तो एक्सटर्नल है, दूसरी कंपनी में काम कर रही है, बट जेनेट उसको डेली बेसिस पे कॉल कर रही है, तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप में है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर करने होते हैं पार्ट्स वगैरह के, तो ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होगा। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है, जेनेट हैज नो कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स बट डज डील विद कंप्लेंट लेटर्स फ्रॉम डी ग्रुप। डी ग्रुप जो है अक्सर कंप्लेंट्स भेजता है इस के कंपनी को, और ऑब्वियसली वो कंप्लेंट्स जो हैं वो जेनेट हैंडल करती है, बट एक्टिवली उनके साथ डील नहीं करती, बट यस उनके कंप्लेंट्स लेटर को हैंडल करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो डी ग्रुप क्या होगा, ये एक्सटर्नल होगा बिल्कुल, क्योंकि वो एक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डील नहीं कर रही उनके साथ, रिलेशनशिप में नहीं है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट स्लेव लेबर, ओके ठीक हो गया। डी ग्रुप बिलीव दैट के को यूज स्लेव लेबर इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। सो डी ग्रुप एक एनजीओ टाइप की कंपनी है जो बार बार के कंपनी को कंप्लेंट करती है अबाउट दी लेबर स्लेवरी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ए बी सी डी, कौन सा ठीक है? नंबर वन, जेनेट ओनली। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजीनेस लिमिटेड इज एन, ओके रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रॉम द सिनेरियो व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर डज बिजीनेस लिमिटेड हैव यूजिंग हैरिसंस क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बुक में ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, पावर कल्चर, इसको बुक में दिया हुआ है कि ये हैंडीज ने लिखा है। नजर से गुजरा था ना कि ये हैंडीज का मॉडल है। बट अक्सर देखो जब कोई थ्योरी आती है ना साइंस में, तो क्या होता है, जब कोई हैंडीज वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये थ्योरी दी थी, उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा, फिर उसके बाद हैरिसन जो है उसने मजीद इस थ्योरी में काम किया और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आया। बट ओरिजिनली ये थ्योरी हमेशा ही हैंडीज की है, और उसके बाद थोड़ी सी एडिशन जो है वो हैरिसन ने भी की है। तो इस मॉडल को हैरिसन मॉडल भी रेफर करते हैं और हैंडीज भी करते हैं। बट बुक में हैंडीज लिखा हुआ है, तो आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना, आपने हैंडीज का मॉडल ही समझना है इसको। और वैसे भी ऑथर नेम ना भी आता हो ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको इतने हिंट्स, जैसे ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन दे के ही आपको पता चल गया कि कौन से मॉडल की बात हो रही है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, फ्रॉम द सिनेरियो व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर डज दिस कंपनी हैव, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, एग्जिस्टेंशियल कल्चर। अब ये हैरिसन ने नाम ऐड किया था, जो हैंडीज ने ओरिजिनल दी थी ना उसमें उसने एग्जिस्टेंशियल कल्चर नहीं कहा था, उसने पर्सन्स कल्चर कहा था इसको नाम। तो इसने फिर बाद में एग्जिस्टेंशियल कल्चर का नाम दे दिया था पर्सन को। फिर उसके बाद जो हैरिसन ने फर्दर काम किया था उसने एग्जिस्टेंशियल से चेंज करके ऑटोमिस्टिक नाम दे दिया था, बट ओरिजिनली हैंडी ने इसको पर्सन कल्चर कहा था। ओके, तो
अब देखते हैं कि कौन सा है यहाँ पे। बिजीनेस लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्ट्रांगली ट्रेडिशनल आउटलुक। एक बहुत ट्रेडिशनल टाइप की कंपनी है, इस तरह नोट्स ले लिया करो। ट्रेडिशनल टाइप की कंपनी है। क्यों ट्रेडिशनल क्यों है? इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रिंसिपल्स। कौन से क्लासिकल प्रिंसिपल्स? स्पेशलाइजेशन, स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन ऑफ कमांड मतलब एक चेन ऑफ कमांड है, बॉस मैनेजर को बताता है, मैनेजर जो है एम्प्लॉय को बताता है। तो इस तरह एक स्केलर चेन ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड है, सारी पावर, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है आर्मी वाला माहौल है, सारी पावर जो है वो बॉस के हाथ में है, जो बॉस ने कहा वही करना है, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड है। और साथ में डायरेक्शन भी है, बॉस जो है बताता है कि आपने ये काम करना है और ऐसे करना है। तो ये क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक हो गया। personnel tend to focus on their own distinct tasks which are strictly defined and directed. Employees वही काम कर सकते हैं जो बॉस उन्हें बताएगा या जो कंपनी के पॉलिसी मैनुअल में लिखा होगा, और कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि जो काम बताया जाएगा वो काम वैसे ही करना है, उससे प्लस भी नहीं करना, उससे माइनस भी नहीं करना। तो हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, कम्युनिकेशन इज वर्टिकल रादर देन लेटरल। और कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल है, मतलब बॉस मैनेजर को बता रहा है, मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर को बता रहा है, सुपरवाइजर एम्प्लॉय को बता रहा है, एम्प्लॉय बॉस को कुछ नहीं बता सकता। फिर डिसिप्लिन, discipline is much prized and enshrined in the rule book of company. रूल बुक ऑफ कंपनी मतलब ये कि आपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना है, एम्प्लॉय को पनिश करना है, एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो वैसे ही करवाया जाएगा जैसे रूल्स बुक में लिख दिया गया है। किसी को अपना ब्रेन यूज करने की इजाजत नहीं है। आप कंपनी का पॉलिसी मैनुअल उठाओ, देखो कि ये काम कैसे करना है और वैसे ही करना है। तो मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी, फॉर्मलाइज, हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे आ गई, हाईली सेंट्रलाइज्ड है और हाईली फॉर्मलाइज है। मतलब जो रूल्स लिख दिए गए हैं उसी तरह चलना है और जो काम बता दिया जाएगा वैसे ही करना है। अब यहां पर चार किस्म के बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं: रोल, टास्क, पर्सन्स एंड पावर। ऑटोमेस्टिक को पर्सन भी कहते हैं। अब देखो, लो फॉर्मलाइजेशन, लो सेंट्रलाइजेशन। पर्सन कल्चर का मतलब यह है कि एम्प्लॉय जो है वो किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय की मर्जी से काम होगा। कंपनी के क्या रूल्स हैं, बॉस क्या चाहता है, दैट डजंट मैटर। तो लो फॉर्मलाइजेशन होगा और लो सेंट्रलाइजेशन होगा। ये होता है पर्सन कल्चर। यहां मैं बना भी देता हूं आपको। पर्सन कल्चर में क्या होगा? लो फॉर्मलाइजेशन एंड लो सेंट्रलाइजेशन। फिर इसके बाद है पावर कल्चर। पावर कल्चर में क्या होगा? डोमिनेट करेगा एक बंदा, हाई सेंट्रलाइजेशन होगी इसमें बहुत ज्यादा, जैसा बॉस चाहेगा वैसे ही होगा। लेकिन फॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत लो होगी। क्यों? क्योंकि बॉस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता। बॉस कहता है मैं बॉस हूं, मेरे पास सारी, मेरे हाथ में पावर है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। कंपनी का क्या रूल है, आई डोंट केयर। तो ये क्या है? पावर कल्चर है। फिर इसके बाद है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर का क्या मतलब है? लो सेंट्रलाइजेशन। लोगों को कहा जाता है कि आपने काम करना है, जैसे मर्जी करो, डजेंट मैटर। तो बॉस जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो टीम को या लोगों को अलाउ करता है कि अपनी पसंद से आप काम करो, जैसा आपको अच्छा लगता है, बट मुझे रिजल्ट्स ला के दो, रिजल्ट्स आपने मुझे ला के देने, ये बॉस कहता है। और हाई फॉर्मलाइजेशन होती है। सो लो सेंट्रलाइजेशन, बॉस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और हाई फॉर्मलाइजेशन होती है। हाई फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस टीम को बता दिए जाएंगे। बॉस कहेगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा काम कैसे करना है, ये रूल्स मैंने आपको लिख दिए, अपनी मर्जी से रूल्स पिक करो और उन रूल्स के मुताबिक काम करो और मुझे रिजल्ट्स ला के दो। टास्क कल्चर, वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? काम। इसके बाद है रोल कल्चर। रोल कल्चर क्या होता है? रोल कल्चर में हाई फॉर्मलाइजेशन होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी की पॉलिसी मैनुअल में लिख दिए गए हैं वैसे ही उनको फॉलो करना है, और हाई सेंट्रलाइजेशन होगी।
तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इस कंपनी के बारे में? कौन सा? रोल कल्चर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये मैंने पूरी की बना दी आपको, ये इसके लिए हैंडीज कल्चर मॉडल के लिए। इसको आप देखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपने सिर्फ ये देखना है, जब भी ये पूछे इस तरह का क्वेश्चन, आपने ये देखना है सेंट्रलाइजेशन हाई है या लो, फॉर्मलाइजेशन हाई है या लो। ये आपने अगर डिसाइड कर लिया तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आंसर करना। क्लियर विद दिस? तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, culture was expressed by handies as the sum of the belief, knowledge, attitudes, norms and customs that prevail in an organization. True or false? ये डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी हुई है, तो क्या ख्याल है इसके बारे में, ट्रू फॉल्स? ये ट्रू है बेसिकली। ये डेफिनेशन जो है वो चार्ल्स हैंडी ने ही दी थी। चार्ल्स हैंडी, ये उसका काफ़ी फेमस डेफिनेशन उसके कल्चर के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, रियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इस तरह का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ही कोई रेयर होगा कि रियल एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, ठीक है, ये बड़ा रेयर होगा। इवन रिवीजन किट में भी, पूरी किट में मेरा ख्याल है एक आध क्वेश्चन ही इस किस्म का है। अच्छा, एक और, ये तो ट्रू हो गया ना, ये डेफिनेशन चार्ल्स हैंडी ने दी थी। एक और डेफिनेशन है जो बड़ी फेमस है और जो एग्जाम में मैंने बहुत दफ़ा देखी है, वो है कल्चर मीन्स the way of doing things around here। ये किस ऑथर ने कहा था? ये भी बहुत फेमस कोट है और ये बुक में भी लिखा हुआ है चैप्टर में, याद है? किसने कहा था ये? ओके, ये बेसिकली कहा था एडगर शाइन ने। एडगर शाइन इसका ऑथर था, उसने ये बात की थी। तो चार्ल्स हैंडी ने ये डेफिनेशन दी थी और एडगर शाइन ने ये डेफिनेशन दी थी। तो ये दो बहुत फेमस डेफिनेशंस है मैनेजमेंट के पेपर में, तो इसलिए आपको दोनों का अगर याद रख लो तो अच्छी बात है। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ये अगेन वही हैंडीज का जो है मॉडल है वो डिस्कस हो रहा है, कल्चरल मॉडल। अकॉर्डिंग टू हैंडीज थ्योरी, इन द पर्सन कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट? अच्छा, ऊपर से वो नोट्स ले आते हैं पहले तो, कि ये हमारे सामने होने चाहिए। अब पर्सन कल्चर के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? अच्छा, पहले सबसे पहले पर्सन कल्चर होता क्या है? पर्सन कल्चर ये होता है कि यहां पर लो फॉर्मलाइजेशन होगी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज किया जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा, एंड उसके बाद लो सेंट्रलाइजेशन होगी। अच्छा, अब आपके ख्याल में पहले डिस्कस करते हैं। ए, कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिसिएटेड। जो एम्प्लॉय कुछ काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और उसके काम के मुताबिक उसको रिवॉर्ड किया जाएगा या प्रेस किया जाएगा। ये ऑप्शन ए जो है ये कौन सा कल्चर है, मतलब रोल, टास्क, पावर या पर्सन? ये टास्क है। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर इज्जत जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम की है। एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको इज्जत मिलेगी, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यहां पर बॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका टास्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये टास्क कल्चर है। वेरी गुड। बी, स्टेटस सिंबल्स आर देयर टू रिमाइंड स्टाफ ऑफ देयर प्लेस। इसमें मैं बाद में आता हूं क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है, मैं पहले से बता देता हूं, बट बाद में डिस्कस करते हैं। सी की तरफ आते हैं। पीपल बिलीव दैट इफ दे मीट देयर जॉब रिक्वायरमेंट दे विल स्लोली प्रोग्रेस टू द सीनियर मैनेजमेंट। तो अगर आप अच्छा काम करते रहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अभी पहले अकाउंटेंट थे, कैशियर थे, फिर आप अकाउंटेंट बने, फिर आप सीनियर अकाउंटेंट बने, फिर आप मैनेजर बने, फिर आप डायरेक्टर बने, तो इस तरह आपकी तरक्की होती जाएगी, आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कौन सा कल्चर है? ये रोल कल्चर हो सकता है। रोल कल्चर का क्या मतलब है? हाई फॉर्मलाइजेशन एंड हाई सेंट्रलाइजेशन, कि यहां पर लोगों को जो तरक्कियां मिलेंगी ना बिजनेस में, वो मिलेंगी
रूल्स जो पॉलिसी मैनुअल में लिखा होगा कि किस एम्प्लॉय की हमने प्रमोशन करनी है और कब करनी है, उसके हिसाब से फॉलो किया जाएगा। तो वेरी गुड, ये रोल कल्चर है। इसके बाद डी है, रूल्स आर पुट इन प्लेस एंड मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ऑल। ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो रूल्स लिख दिए गए हैं कि ऐसे काम करना है, वैसे ही करना है, ना प्लस करना है ना माइनस करना है। तो ये कौन सा कल्चर है? रोल कल्चर है ये भी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इलिमिनेशन अगर हम यूज करें तो? ऑप्शन बी ऑब्वियसली। समझ तो ना भी आया हो तो ये पता है कि ये हमारा पर्सन कल्चर है। अच्छा, क्यों पर्सन कल्चर है? लो फॉर्मलाइजेशन एंड नो सेंट्रलाइजेशन। स्टेटस सिंबल्स आर देयर टू रिमाइंड स्टाफ ऑफ देयर प्लेस। हर बंदे को बता दिया जाता है कंपनी में कि हर बंदे की एक पोजीशन क्या है। जैसे पर्सन कल्चर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल आपने एक हॉस्पिटल खोला, आप अकलौती मालिक हो उस हॉस्पिटल की, आप बहुत अमीर हो, आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, एक हॉस्पिटल बनाया, आप क्या हो? आप ऑनर हो। ठीक है, फिर आपने एक सीईओ को हायर किया जो उस हॉस्पिटल को रन करेगा। फिर उस सीईओ ने डॉक्टर्स को हायर किया। अब डॉक्टर्स क्या हैं हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स हैं बेसिकली आपका ऑपरेशनल लेवल स्टाफ। इन्होंने रोज ऑपरेशंस करने होते हैं पेशेंट के, मरीजों को देखना होगा, उनको मेडिसिन देनी होगी, उनकी ट्रीटमेंट करनी होगी। बट एक हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किस बंदे की होती है? मालिक की, सीईओ की, या डॉक्टर की? डॉक्टर की, क्योंकि एक हॉस्पिटल एक अच्छे डॉक्टर के बगैर चल ही नहीं सकता। चाहे मालिक जितना अमीर हो, मालिक कुछ भी कहता रहे, हॉस्पिटल का नाम तभी बनेगा जो डॉक्टर करेगा। तो यहां पर क्या है, हॉस्पिटल्स में हमेशा आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि पर्सन कल्चर फॉलो होगा। क्यों? हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, सारी मैनेजमेंट, सारी ओनरशिप सब डॉक्टर के गिर्द घूमेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है। पर्सन कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो डॉक्टर कहेगा वो सही है। डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन की प्राइस बढ़ा दो, मैनेजमेंट बढ़ा देगी। वो कहेंगे ऑपरेशन की प्राइस कम कर दो, वो कम कर देगी। तो पर्सन कल्चर होगा यहाँ पे। तो स्टेटस सिंबल्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को आप देखो, आप हॉस्पिटल में जाओ, कैशियर को देखो, छोटा सा ऑफिस होगा उसका किसी कोने में, ठीक है। सीईओ का ऑफिस होगा हॉस्पिटल से बाहर किसी अलग एरिया में, ठीक है। लेकिन डॉक्टर को पूरी वीआईपी प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट मिलेगी। उसका जो ऑफिस होगा उसमें हीट एंड लाइट भी प्रॉपर होगी, एयर कंडीशनर भी 24 घंटे चल रहा होगा, बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होगा, और उसके ऑफिस को देख के लगेगा कि ये डॉक्टर जो है, ही इज़ द रियल की इन दिस हॉस्पिटल। मैनेजमेंट ऑनर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टेटस सैम्पल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे। डॉक्टर को गाड़ियाँ भी दे रहे होते हैं, कभी स्टाफ को दें या ना दें, डॉक्टर को ज़रूर गाड़ियाँ देंगे। स्टाफ को हॉलीडे पे भेजे ना भेजे, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को ज़रूर भेजेंगे हॉलीडे पे। ये क्या है? पर्सन कल्चर है। स्टेटस सिंबल बताते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट।